नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये डूसू के जो चुनाव नतीजे आए हैं, इसके बाद से ये पूरा गैंग बदहवासी में दिखाई दे रहा है। कुछ का कुछ। एक सज्जन हैं, दाढ़ी रखते हैं, अतीत में चुनाव विश्लेषक कहे जाते थे और दिल्ली की एक संस्था से जुड़े हुए थे जो विवादों में ज्यादा रहती है। इन्हीं के एक चेले हैं संजय कुमार। वो पिछले दिनों महाराष्ट्र पर की 2 असेंबली के मतदाताओं के घटने बढ़ने के ट्वीट को लेकर के, दावों को लेकर के अच्छे खासे शर्मिंदा हुए। उन्होंने माफी मांगी कि गलती हो गई। उसको लेकर के काफी बवाल भी हुआ और काफी सवाल भी उठे कि ये लोग आखिर देश में हालात क्या पैदा करना चाहते हैं। वही योगेंद्र यादव इंडियन एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में इतनी निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करते हुए सुने गए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाप का घड़ा फूट गया है। इस तरह की बात। पाप का घड़ा भर गया है। किसके पाप का घड़ा भर गया है और ये लोग एक्चुअल में चाहते क्या हैं? और ये कोई नई बात नहीं है जो कुछ ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं या जिस तरह की आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। आप याद करिए वो 13 महीने का जो तथाकथित किसान आंदोलन था, जिसमें ये 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताते थे और तरह तरह की धमकियां देते थे। 22 दौर की मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ और पीयूष गोयल के साथ इन लोगों की। कोई नतीजा नहीं निकला था। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री ने वो 3 कृषि कानून ही वापस लेने का ऐलान कर दिया, तब ये दिल्ली से दफा हुए। ये लोग अब ये जो डूसू के चुनाव हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए, उनके जो नतीजे आए छात्र संघ के, उन नतीजों ने इनकी हवा निकाल के रख दी। खास तौर से इनके नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने 2 दिन पहले ही ये ट्वीट किया था कि देश का युवा, स्टूडेंट्स और जेन जी ये सब मिलकर के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और मैं मजबूती से इनके साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन दिल्ली के युवा ने तो बता दिया, दिल्ली के स्टूडेंट्स ने तो बता दिया, और जिस जैन जी की बात करते हैं वो भी वही हैं। उन्होंने बताया कि वो किसके साथ हैं। एबीवीपी 3 सीटें जीत गई, अध्यक्ष का भी, सचिव का भी, संयुक्त सचिव का भी। एक पद कांग्रेस का जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसके हिस्से में आया, उपाध्यक्ष का। उसके बाद से भी इनका प्रोपेगेंडा कुंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, बल्कि कुछ ज्यादा गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक के बाद एक इनको मुंह की खानी पड़ रही है अलग अलग मुद्दों पर। इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं ये लोग। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कोई उपचार, उसका कोई इलाज? देखिए साहब, ये जो लेफ्टी समुदाय है, ये लेफ्ट और जिहाद, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये इनका भारत में अंग्रेजों के इशारे पर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और इसका गठन भारत में नहीं हुआ था। इसका गठन ताशकंद में हुआ था, जो उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अब तो खैर वो अलग एक देश बन गया है, सेंट्रल एशिया का रिपब्लिक हो गया है। अब पता नहीं कौन सा स्थान है, ताजिकिस्तान है कि उज्बेकिस्तान है, ये मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन 5 स्थान हैं सेंट्रल एशिया में: ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिजिस्तान और किर्गिजिया। तो तब से लेकर के आज तक कम्युनिस्ट पार्टी जो है हमेशा
जिहादियों के पहले अंग्रेजों की सेवा करती रही, और ये लोग आरएसएस के ऊपर, वीर सावरकर के ऊपर आरोप लगाते हैं अंग्रेजों के मुखबिर होने का, लेकिन ये नहीं बताते कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था महात्मा गांधी का, तब ये कहाँ थे? तब उनके महासचिव पीसी जोशी अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे। झगड़ा कब शुरू हुआ इनका? और ये, और कम्युनिस्ट पार्टी और हिटलर, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। और हिटलर की पार्टी का नाम भी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। हिटलर ने जैसे ही रूस पे हमला किया, तब तो रूस पे राज था, कम्युनिस्टों का स्टालिन बैठा हुआ था, तो ये जो है ये तुरंत जो है हिटलर के खिलाफ हो गए। उसके पहले ये रूस और हिटलर और सीपीआई सब एक थे। तो और इन्होंने पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था, बंटवारे का समर्थन किया था, भारत को 17 राज्यों में, 17 देशों में बांटने की सिफारिश की थी। गंगाधर अधिकारी की थीसिस है, पूरी किताब है, जो प्रोग्रेस पब्लिकेशन सीपीआई के वेबसाइट पे आज भी उपलब्ध है, एनीबॉडी कैन डाउनलोड। और उन्होंने तर्कों के साथ पाकिस्तान के गठन का समर्थन किया था। तब से लेके आज तक कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा जो है यहाँ जिहादियों के साथ है। आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रही, वो सोवियत यूनियन के साथ रही, फिर चीन के साथ रही। और 1962 में तब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल में पूरी कम्युनिस्ट पार्टी और ज्योति बसु माला लिए खड़े हुए थे कि बस चीनी सैनिक आ रहे हैं और ये नेहरू की पूंजीवादी बुर्जुआ सरकार गिर जाएगी और मजदूरों की सरकार बन जाएगी। यही ज्योति बसु ने 16 अगस्त 1946 को, जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने, और हजारों हिंदुओं की हत्या की थी, हजारों महिलाओं का बलात्कार किया था, न जाने कितने घर जलाए थे, दुकानें जलाई थी। उस समय ज्योति बसु मुस्लिमों को राहत पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे थे, और उनके सबसे करीबी कॉमरेड कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जो सन 71 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। आज उनके संग क्या हो रहा है सब, ये तो इनका इतिहास है। अब आते हैं जो अब हो रहा है। पूरे अमेरिका में, यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में और तमाम देशों में और भारत में, अब लेफ्ट वाले हर जगह जिहाद पे उतर आए हैं और बहुत इंटेंस पोलराइजेशन हो रहा है। और जब इंटेंस पोलराइजेशन होगा, तो भाषा की मर्यादा को बनाए रखना असंभव हो जाता है। और अमेरिका में तो इतना ज्यादा पोलराइजेशन है कि एक डोनाल्ड ट्रंप का प्रबल समर्थक था, टर्निंग पॉइंट संस्था का संस्थापक चार्ल्स कर्क, उसकी बाकायदे ऊटा यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। और ट्रंप ने खुल करके कहा है कि ये जो जो कम्युनिस्ट रेडिकल हैं, जिनको डेमोक्रेट पार्टी सपोर्ट कर रही, उन वो लोग जिम्मेदार हैं इस हत्या के लिए। तो ये बात सही भी है, डेमोक्रेट ने इसका खंडन नहीं किया है। और यही हाल ब्रिटेन में हो रहा है। इतना ज्यादा हो रहा है वहां पे मुसलमानों का इमिग्रेशन कि लाखों लोग लंदन की सड़कों पर उतरे अभी 4 दिन पहले यहाँ पे। और बीबीसी जो बहुत बड़ी प्रेस की आजादी का जो है चैंपियन बनता है, उसमें खबर गोल थी। और यही बीबीसी है जो 2002 के दंगों के ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए बीबीसी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है। लेकिन वो कभी भी टोनी ब्लेयर, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे और जो इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खोज रहे थे, और ब्रिटेन अमेरिका की सेना ने 2004 में हमला किया, लाखों इराकी मार दिए, उनके बारे में बीबीसी ने आज तक फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की है। तो ये पूरा अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, बीबीसी है, और ये कतर का अल जजीरा है, ब्रिटेन का गार्जियन है, फाइनेंशियल टाइम्स है, या टाइम्स लंदन है, या वॉशिंगटन पोस्ट है, या न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, सीएनएन है, ये सब जगह कम्युनिस्टों का यहाँ पे एकदम कंट्रोल है। और ये सब लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ लगातार जो है 11 साल से अभियान चलाए हुए हैं। और एक मजे की बात यह है कि बीबीसी, एपी, एएफपी, राइटर, सीएनएन और अल जजीरा और अमेरिका और ब्रिटेन के अंग्रेजी अखबार जब भी बीजेपी के बारे में खबर लिखेंगे तो लिखेंगे द हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी। लेकिन यही बीबीसी जब हिंदी में खबर लिखता है, तब बीजेपी को हिंदू राष्ट्रवादी लिखने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और ये वो इसलिए करते हैं ताकि वो बीजेपी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इटली का अपराधी था, फासिस्ट नेता मुसोलिनी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही का जो जो आपका नाजी था, जर्मनी का हिटलर, उससे बीजेपी को जोड़ सके
उसके समकक्ष दिखा सकें और ये बता सकें कि बीजेपी उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि मुसोलिनी था और जितना कि बड़ा नाजी हिटलर था। ये इतने तो एंड आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, ये इस लेवल के कमीने हैं, आप सोच लीजिए। ये इनकी प्रेस की आजादी है, ये इनकी प्रेस की स्वतंत्रता है और ये इनकी ऑब्जेक्टिविटी है। जो बहुत बड़ा झंडा बुलंद करते हैं ना कि हम प्रेस की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये इनके विचार हैं भारतीयों के बारे में और सनातन धर्म के बारे में और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अभी 5-6 साल पहले जब इंडिया का मंगलयान मिशन सफलतापूर्वक लैंड हो गया था मंगल ग्रह पे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक विज्ञापन छापा कि एक किसान है, वो मैली कुचैली घुटने तक की धोती पहने हुए एक दरवाजा है, उस पे लिखा हुआ है, एक छोटा सा कमरा है, उस पे लिखा हुआ है द एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ जहां जिन देशों ने मून पे लैंड किया है। केवल भारत चौथा देश, भारत थर्ड कंट्री है। उन्होंने कहा बताओ, ये भूखे नंगे फटे लोग भी मून पे पहुंच गए। जब इंडियन गवर्नमेंट ने, जब भारत सरकार ने प्रोटेस्ट किया, तब उन्होंने उसके लिए उन्होंने माफी छापी है। ये विचार है न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसको हमारे देश के लेफ्टी कांग्रेसी लोग लेकर के बहुत उड़ते हैं और बड़े गाल बजाते हैं कि देखो ये छप रहा है मोदी के बारे में। एक रिपोर्टर हैं जो मेरे संग तहलका में काम कर चुकी हैं, उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर का $1500 मिलता है। वो केवल जहर उगलती हैं मोदी के खिलाफ। उनका नाम है राणा अयूब। उन्होंने किताब भी लिख डाली है, द गुजरात फाइल्स। इतनी सैलरी उनको जो है 2 महीने में तहलका में नहीं मिलती थी, जितना उनको एक आर्टिकल का मिल रहा है। ये बताने के लिए कि कैसे अमेरिकन इंडियन लेफ्ट को पाल पोस रहे हैं। और 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 जो इनका घटनाक्रम है, ये झूठा आरोप इन्होंने लगाया जून 2024 के लोकसभा चुनाव में कि संविधान खत्म, आरक्षण खत्म। और वो जो नेपो किड है, कांग्रेस का नेता, वो हाथ में लिए घूमता है संविधान की लाल किताब, वो अभी भी लिए घूम रहा है। इनको जो है तब से लगातार झटके में झटके लग रहे हैं। पहला झटका, ये बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर दोहराता हूं। पहला झटका लगा अक्टूबर में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी क्लियर मेजोरिटी से। दूसरा झटका लगा नवंबर में कि सरकार बनी बीजेपी की महाराष्ट्र में, और बीजेपी वाज वेरी क्लोज टू क्लियर मेजोरिटी, 7-8 सीटें कम थी केवल। उसके बाद 2015 की बात अगर कर लें, 2015 में फरवरी में दिल्ली की सरकार बनी क्लियर मेजोरिटी से, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस ऑफ बीजेपी इन लास्ट 3 इलेक्शंस। उसके बाद मार्च में जो है पार्लियामेंट से वक्फ बिल पास हो गया। उसके बाद ये गए अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि जब तक इस पिटीशन का फैसला ना हो जाए, तब तक आप जो है इसके रूल्स फ्रेम ना करिए। बस इतना कहा, कोर्ट ने स्टे नहीं किया। अप्रैल के महीने में ही वो हुआ, आपका पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या हुई, जो पाकिस्तान के मुसलमान जो थे आईएसआई के पेरोल पे, जो लश्कर तोयबा का संगठन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने उसको बकायदे ओन किया कि हमने की है। अप्रैल में दूसरी घटना हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि अगली बार जो जनगणना होगी, जनगणना के साथ जाति जनगणना होगी। तो इससे ये जो जिहादी अलायंस है, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, इसके हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा छिन गया। ये जाति के नाम पर पूरे देश में जिहाद करते, जहर फैलाते और जाति को वेपनाइज करते, और जो ये 35 साल से कर रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, या भाइयों मंडल अब लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। ये लालू यादव कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, यानी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, इनको मार डालो और इनको साफ करो। तो इनके हाथ से वो मुद्दा छिन गया। मई के महीने में भारत ने दुनिया को चौंका दिया, जो इतना सफलतापूर्वक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के 11 एयरबेस पे हमला हुआ। लश्कर तैयबा का जो बेस है मुरीद के लाहौर में, वो पूरा तहस नहस हो गया। बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का जो पूरा बेस है, वो पूरा तहस नहस हो गया। और जो उसका एक आतंकवादी इलियास कश्मीरी का वीडियो आपने कल परसों दिखाया था, वो कह रहा है कि हम बर्बाद हो गए। और जो मौलाना का क्या नाम है, जो है जैसे मोहम्मद वाला, उनका पूरा खानदान ही खत्म हो गया। मसूद मसूद हाँ, अजहर।
मसूद अजहर, उनका पूरा खानदान खत्म हो गया, वो रो रहा था। पूरी दुनिया चौंक गई। जो काम अमेरिका $10 बिलियन लगा के करता है, वो काम भारत ने कुछ करोड़ रुपए में कर दिया। और पेंटागन के, ऑस्ट्रेलिया के, ब्रिटेन के जो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे थे पूरी दुनिया के एयरफोर्स में इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर कितना प्रिसाइज, कितना सटीक, कितना अचूक और कितने कम खर्चे में चलाया गया, बिना कोई नुकसान के। हमारा एक भी फाइटर जेट नहीं वो नहीं गिरा सके उसके। ये ऑपरेशन किया और इतने शॉर्ट टाइम में, इतने कम खर्चे में अपने इंडिया ने अपने सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी, पाकिस्तान की एयरफोर्स को लगभग पंगु कर दिया। और पाकिस्तान का साल का जितना डिफेंस बजट है $10 बिलियन, उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स का और आर्मी का। और ये तब हुआ जब हमारी नेवी ने हिस्सा ही नहीं लिया इसमें। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप तो बौखला गया। अब उसने कहना शुरू कर दिया कि हमने जो है सीज फायर कराया। 45 बार उसने कहा है। और अब उसका मजाक जो है बनने लगा उसका मजाक बनने लगा अमेरिका में ही। और अभी हाल में जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसाक डार, ने खुद कह दिया कि भैया ये सीज फायर में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इंडिया किसी की नहीं सुनता। तो और आप सोचिए कि मई और जून और जुलाई 3 महीनों में कांग्रेस के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के भारत सरकार को कलंकित करने के लिए, भारत सरकार की साख को नष्ट करने के लिए कितने 100 ट्वीट किए थे, कितने आपके रफाल गिरे। पाकिस्तान से नहीं पूछ रहे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, इंडियन एयरफोर्स से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने रफाल गिरे। ये हुआ ना। अब इनको अगला झटका लगा जुलाई के महीने में ही, जब 22 जुलाई को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ मतदाता सूची होगा। 28 जुलाई को रिट फाइल हो गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो है ममता बनर्जी की पार्टी भी आ गई, और उसमें जो है एडीआर भी आ गया, और जितने जिहादी लेफ्ट के वकील सब आ गए। लेकिन अब तक 10 से अधिक सुनवाई हो चुकी है, और 7 अक्टूबर को उसका अंतिम निर्णय भी आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर के अब तक कोई भी राहत नहीं दी है ये आपके लेफ्ट जिहादी गैंग को। और ये बात हमने कर ली अगस्त की, और जुलाई के महीने में ही जो मैं कहना भूल गया, उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हुआ। अपोजिशन स्टंट रह गया, स्तब्ध रह गया। ये क्या हो गया, आज तक ये उसको जो है इस मुद्दे को लेकर के सरकार को नहीं घेर पाए। और उसके बाद सितंबर में चुनाव हुआ, 9 तारीख या 8 तारीख को चुनाव हुआ, और एनडीए का उम्मीदवार शानदार उसने जीत दर्ज की, और जितने वोट मिलने चाहिए थे उससे 15 या 20 वोट ज्यादा मिले। अपोजिशन की, कांग्रेस की तैयारी का ये हाल है कि उनके 15 वोट इनवैलिड हो गए, उनके सांसदों को वोट डालने की तमीज नहीं है। और और इसी बीच जो है 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ इम्पोज कर दिया, यानी 50% टैरिफ हो गया। तब राहुल गांधी का नया राग शुरू हो गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, इंडिया की। और उसके बाद जो है ट्रंप ने जो है सितंबर के महीने में ट्रंप घुटनों पे आ गए और कहा कि और जो उनका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया का, वो अभी दिल्ली आया था। आज सैटरडे, थर्सडे को दिल्ली था वो, एक दिन की यात्रा पे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे की पूर्व संध्या को ट्रंप ने फोन करके मोदी को बधाई दी। वो खबर सारी छपी है 17 तारीख के अखबारों में। और अभी ट्रंप ने 2 फैसले किए। पहला, जो उसने कहा कि उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है अपनी कांग्रेस में, और कहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3-4 देश ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है ड्रग्स अमेरिका में आ रही है। कल जो उन्होंने फैसला किया कि H1B वीजा की जो फीस है वो बढ़ा के उन्होंने करीब अब 86-88 लाख रुपए कर दी है। तो बस तुरंत शुरू हो गया। पवन खेड़ा का भी बयान आ गया, राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया, लखनऊ में अखिलेश यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कि साहब बड़ी वीक फॉरेन पॉलिसी है। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको ये 15 महीने का पूरा ब्यौरा दिया, आज इनके पास इशू नहीं है। केवल एक दिल्ली का अखबार जिसका भी आपने नाम लिया, उसमें उसमें उन दाढ़ी वाले जो जिहादी क्रांतिकारी का लेख रोज छप रहे हैं।
लगता है कि वो उस अखबार के कॉलमिस्ट नहीं है, वो उस अखबार के रिपोर्टर हो गए हैं। ओपेड पेज उनके नाम आरक्षित है और बिल्कुल एक तरफा आर्टिकल छप रहे हैं और उस अखबार में बिल्कुल एक तरफा संपादकीय छप रहा है। एक तरफा रिपोर्टें छप रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी तक चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई कमी, कोई खराबी ढूंढ नहीं पाया है। केवल सुप्रीम कोर्ट ओरल ऑब्जर्वेशन करता है, मौखिक ऑब्जर्वेशन करता है। यदि कोई कमी हमने पाई तो हम पूरी प्रोसेस को रोक देंगे। ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। नहीं, तो कुल कमी तो ये मिलाकर भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बल्कि इनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो, अब वो प्रयागराज का कोई मिश्रा है उसका नंबर दे दिया राहुल गांधी ने, और उसके पास दुनिया भर के फोन आ रहे हैं, उसका क्या। तो ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के फर्जीवाड़े कर रहे हैं, हर बार एक्सपोज हो जा रहे हैं। सर, मैं 35 साल से इलेक्शन कवर कर रहा हूं। ईवीएम के आने के बाद केवल एक गड़बड़ी ये हो सकती है कि किसी गांव के दूर दराज के इलाके में पुलिस की अगर चाहे बल का प्रयोग करके या अवैध तरीके से कुछ लोगों को वो वोट डालने से रोक सकती है। लेकिन ईवीएम में तो कोई टेम्परिंग, कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। अब चुनाव आयोग ने इतना सख्त इकोसिस्टम बना दिया है कि सिपाही दरोगा के लेवल का ऊपर का कोई भी आदमी इलेक्शन प्रोसेस में कोई बेईमानी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई भी एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर चुनाव आयोग ने हमारी गलती पकड़ ली तो हमारा पूरा जीवन में जो हमारा पूरा कैरियर है वो दागी हो जाएगा, वो कलंकित हो जाएगा और हमारा पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, सस्पेंड होंगे और एडवर्स एंट्री मिलेगी, मुकदमा होगा, जेल भी जा सकते हैं। एक और मैं जिन हाँ, दाढ़ी वाले की आप चर्चा कर रहे हैं उनकी एक खबर दिखाता हूं। जी। ये अमर उजाला में छपी हुई है, तारीख है 22 मार्च 2022। इन्होंने क्या कहा था? किसान आंदोलन हाँ, 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 हाँ। चुनावी स्टंट था। योगेंद्र यादव ने कबूल किया, बोले हमने पिच बनाई पर विपक्ष ने हुँ, अच्छी गेंदबाजी नहीं की। हुँ, और इसमें ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार की थी। अगर वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए, अगर वो अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग नहीं कर पाए, तो तो हम हम क्या तो करें? पिच पर जाकर के खेलने से रहे। हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अच्छा उस पर रोड रोलर और पता नहीं क्या क्या घुमा दिया था। यानी ये लोग सिर्फ और सिर्फ वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था, आंदोलन जीवी। और ये अब आंदोलन किसके लिए कर रहे थे, किसके इशारे पर कर रहे थे, किसका पुजापा चढ़ा था इनके यहाँ? जितने भी ये 32 जत्थेबंदियां तो पंजाब से आई थी, कुछ ये वेस्ट यूपी से थी, कुछ दूसरी जगहों से थी, कुछ हरियाणा के चौधरी लाकर बैठा दिए थे वो खापों के टीकरी बॉर्डर पर। तो ये एक्सपोज हुए हैं और बहुत बुरी तरह हुए हैं। ये देखिए उन्होंने क्या कहा था, हम चुनाव के खिलाड़ी नहीं, हमारा काम रोलर चलाना था। राकेश टिकैत और मैंने पूरे यूपी का दौरा किया। चुनाव के खिलाड़ी हम नहीं हैं। क्रिकेट की बात करें तो हमारा काम था रोलर चलाना। हमने रोलर चलाया। हुँ, हमने रोलर इसलिए चलाया कि फास्ट बॉल को मदद मिले, लेकिन बॉलिंग करना हमारा काम नहीं था। इस हुँ, तरह के इंटरव्यू, इस तरह के खुलासे अपनी जबान से कर रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। हाँ। नहीं तो कुल मिलाकर के इनको सड़कों पे हिंसा चाहिए। आप याद करिए 21 जनवरी 2021 में किस तरीके से ये सो कॉल्ड किसान, फर्जी किसान लाल किले पे चढ़ गए थे और किस तरीके इन्होंने हमला किया था पुलिस वालों को और कितनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को खाई में गिरा दिया था। बहुत लोग चोट खाए थे और लाल किले की प्राचीर पे चढ़ कर के इन्होंने भारत का झंडा उतार दिया था और वहां पे अपना खालिस्तान का झंडा फहरा दिया था। इतना इन्होंने गंभीर अपराध किया था अगेंस्ट दी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन स्टेट। लेकिन और इनको उम्मीद थी कि सर पुलिस अब तो गोली चलाएगी,
लेकिन सरकार ने इनकी इच्छा पूरी नहीं की। यही इन्होंने इसी उम्मीद से जिहाद किया था शाहीन बाग में दिसंबर 19 से लेकर फरवरी 2020 तक कि सरकार गोली चलाए, कम से कम लाठी ही चला दे, ताकि हमको दुनिया में कहने का मौका मिले कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये तो कन्फ्रंटेशन के लिए सरकार को मजबूर कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो गलती शेख हसीना वाजेद ने बांग्लादेश में की, छात्रों पे गोली चलाई और छात्रों की मौत हुई और उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। यही गलती ओली ने नेपाल में की, काठमांडू में की, 19 से 20 छात्रों की मौत हुई। और अब ओली का बयान आज छपा है कि मैंने जो है पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। तो ये चाहते हैं कि गोली चले, खून बहे सड़कों पे, अराजकता हो, चारों ओर हिंसा हो, आग लगे और सड़कों पे केवल एम्बुलेंस चले। ये तो यही चाहते ही हैं। सड़कों पे खाली एम्बुलेंस चलती दिखाई पड़नी चाहिए और हॉस्पिटल की इमरजेंसी केवल पुलिस की गोली से घायल लोगों से भरी होनी चाहिए। ये इनका 11 साल से यही अभियान चल रहा है। आज तक ये नहीं बता पाए, जैसा अभी आपने कहा कि 3 कृषि कानून से क्या परेशानी थी। एक कृषि कानून था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून पंजाब में पिछले 35 या 40 साल से लागू है। और कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट है। केंद्र सरकार एनेबलिंग लॉ बना सकती है, राज्यों को वो कानून लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सरकार ने कहा कि भाई हमने बना दिया, आप चाहो लागू करो चाहे ना करो। इससे क्या परेशानी थी पंजाब के किसानों को। और पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आज भी लागू है और पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में किसान को जेल भेजने का प्रावधान है, जबकि केंद्र सरकार के कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में जेल भेजने का प्रावधान नहीं था। और जो किसान 2021 में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे मर जा मोदी के नारे लगा रहा था, आज आज वही पंजाब का किसान की 4 लाख एकड़ में खड़ी हुई फसल, जो धान की फसल थी, बर्बाद हो गई है। आज वो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं और आज वही किसान चाह रहा है कि भैया मोदी जी जल्दी आए, बार-बार आए, दोबारा आए, बार-बार आए। और और ये जो किसान के नेता हैं आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, आप सोचिए पूरे देश में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लागू है, पंजाब में लागू नहीं है। क्यों? आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान ने कहा कि हम अपनी योजना लाएंगे। वो योजना आज तक नहीं आई। अगर ये योजना आई होती तो पंजाब के किसानों के नुकसान की मिनिमम 50% भरपाई हो जाती। केंद्र सरकार की सहायता मिलती, राज्य सरकार की सहायता मिलती, तो 70, 80, 90% तक उनके नुकसान की भरपाई हो सकती थी। क्या हुआ? कोई बोल रहा है कि आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी और टिकैत और ये योगेंद्र यादव, क्या किसी ने बोला है पंजाब के किसानों की भरपाई कैसे, का जो नुकसान हुआ है 4 लाख एकड़ बहुत बड़ी रकबा होता है। 4 लाख एकड़ में जो खड़ी धान की फसल खराब हो गई, धान की रोपाई में और धान उसमें पानी देने में, खाद देने में जो लेबर लगा है, जो हजारों करोड़ रुपए किसानों का डूब गया, ये कौन भरपाई करेगा इसकी? कहीं कोई आपने एक शब्द सुना है कांग्रेस से या राहुल गांधी से या योगेंद्र यादव से या राकेश टिकैत से? क्या किसी ने पूछा कि भाई जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में कृषि बीमा योजना लागू कर रखी है और हजारों करोड़ रुपए का जो है क्लेम जो होता है नुकसान होने पर जो किसानों को मिलता है, पंजाब के किसानों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं आपने सुना? कहीं नहीं सुनेंगे, एकदम सन्नाटा है। क्या है? हम मोदी को हटाएंगे, वो मोदी वोट चोर है, ये मुद्दा बना रहे हैं वो। लेकिन पंजाब का किसान मर रहा है और वो बर्बाद हो गया, उसके लिए ये ये जितने बड़े किसान नेता हैं उनके पास एक शब्द नहीं है। बोलिए इस पे चर्चा कोई क्यों नहीं करता? ये हालत इनकी लगभग इतनी खराब होती जा रही है। 1999 का एक आंकड़ा आया है, 27% कांग्रेस के साथ था 1999 में। ये 24 में घट करके 21% रह गया और मोदी के साथ 2019 में 18 से 25 साल की उम्र के 41% मतदाताओं ने वोट किया उनके पक्ष में
और 26 से 35 साल के 40% ने उनके पक्ष में वोट किया। 2024 में 40% 18 से 25 साल के युवाओं ने और 38% 26 से 35 साल के युवाओं ने, यानी कांग्रेस के साथ 21% युवा दिखाया गया और मोदी के साथ 40%, औसतन 40%। तो और कल का भी रिजल्ट जो आया है डूसू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का, उसने फिर साबित कर दिया कि ये जिस युवा की, जिस स्टूडेंट की और जेन जी की बात कर रहे हैं, वो तो एबीवीपी यानी मोदी के साथ है, कांग्रेस के साथ तो नहीं है वो। तो देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ये जो शब्द आडंबर और शब्द जाल की राजनीति है, रेटरिक और जार्गन की राजनीति में हम लोगों ने गुजार दिए 70 साल। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही पहला एक काम किया था, उन्होंने कहा था एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, आकांक्षी भारत का वासी आकांक्षी है, वो आगे बढ़ना चाहता है, और करीब देश के 100 जिले को उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया था। जरा नीति आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए कि ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए थे, आज उनमें प्रगति का आंकड़ा क्या, आज वहां इंडेक्स क्या है। प्रगति का मतलब खाली जो है हाईवे और एक्सप्रेसवे और मेट्रो रेल नहीं होता है। प्रगति का मतलब है एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट आया, प्रगति का मतलब है कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट आया, प्रगति का मतलब है कितने % बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है जन्म के बाद, प्रगति का मतलब है बाल मृत्यु दर कितनी कम हुई। भारत में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, तो वो कितनी कम हुई। प्रगति का मतलब है कितने लोगों को 2 वक्त का सम्मान के साथ भोजन मिल रहा है। प्रगति का मतलब है बच्चों में कुपोषण कितना कम हुआ। प्रगति का मतलब है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं 1 या 2 बच्चों की मां हैं, उनमें कुपोषण की समस्या क्या है, यदि है तो कितनी कम हुई। ये होती है प्रगति, क्योंकि हर डेवलपमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है मानव कल्याण, ह्यूमन वेलबींग। ये मेट्रो रेल और ये एयरपोर्ट और ये एक्सप्रेसवे और ये बुलेट ट्रेन, ये हाईवे का मतलब तभी है जब हर व्यक्ति के पेट में 2 वक्त का भोजन है, जब हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत है, जब हर व्यक्ति को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध है, जब हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, जब हर नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है। ये होती है प्रगति। और सबसे ऊपर होती है कि वो बिना किसी डर या भय के और निर्भय होकर के समाज में किसी भी भेदभाव से मुक्त है, ना जाति के, ना मजहब के, ना भाषा के, ना क्षेत्र के, और वो अपना जो है जो भारत के संविधान में जो एक नागरिक की परिभाषा है, जो एक नागरिक के अधिकार हैं, जो एक नागरिक की गरिमा है, उसके अनुसार जीवन जी रहा है। ये प्रगति होती है, ये डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट खाली ये नहीं होता है कि जो आपका गंगाराम बढ़ई जो कांग्रेस का बैठा हुआ है अमेरिका में, सैम पेट्रोडा, वो कह रहा है जब मैं पाकिस्तान आता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने घर आया हूं। आज उनका बयान छपा है, आई फील एज इफ आई एम एट होम। भाई आपका घर अगर पाकिस्तान में है तो वहीं बस जाओ ना, क्या जरूरत है इंडिया का पासपोर्ट रखने की। ले लो पाकिस्तान का पासपोर्ट। और जो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर बन रहा है, ये बंगला दोबारा बन जाएगा उसी में, 4 कमरे क्वार्टर अपना बनवा लो, उसी में रहो, या वहां जाके रहो बहावलपुर में जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। क्या दिक्कत है भाई। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। समय हमें इतनी ही इजाजत देता है आज बात करने की। बहुत विस्तार से आपने इन लोगों को एक्सपोज किया है, और मैं तो यही कहूँगा कि पिच तैयार करने में कुछ लोग अपने को माहिर समझते हैं, लेकिन ये जो डूसू का चुनाव नतीजा आया है, इसने इनकी पिच जो है इस बार पहले ही खोद दी है, और अब ये उस पिच पर खुद भी खड़े होकर के ना बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।